विकास होता तो लोगों को रोजगार मिलता, तो जो वर्कर यहाँ पे हमारे साथी सहयोगी 1000 किलोमीटर दूर यहाँ पे नोएडा में या गुजरात में कहीं जाके काम करते, वो अपने माँ बाप के पास रह के ही उतना ही काम करते। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की नीति और नियति ठीक नहीं है, और जिस सरकार की नीति और नियति ठीक ना हो वो सरकार जनता का शोषण करती है, इसके अलावा और कुछ नहीं करती। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हमारा प्रदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी मौजूदगी यहाँ पे नोएडा में है, और नोएडा में हमारे गायघाट सामाजिक मंच के प्रवक्ता जी जो है, यहाँ मैं चर्चा भी करूंगा कि इस समय जो जात की राजनीति की गई है, जो कि 500 करोड़ घोटाले किए गए हैं कहाँ पे, बिहार में, और जाति सूचक, एक जात सूचक नाम की लिस्ट निकाली गई है, उसमें कि अलग अलग जातियों में बांटा जा रहा है। क्या कुछ है, लोगों के घर जाके चर्चा की गई, उनसे पूछा गया कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, नहीं है, और एक जाति सूचक लिस्ट जारी कर दी गई है हर लोगों के बिहार में। उसी बारे में चर्चा करूंगा। सर, क्या नाम हुआ आपका? विक्की कुमार गौतम नाम है मेरा, गायघाट सामाजिक मंच का मैं प्रवक्ता हूँ। और जिस जातिगत जनगणना की आप बात कर रहे हैं, तो गायघाट सामाजिक मंच जाति की राजनीति नहीं करता है। गायघाट सामाजिक मंच समाज सेवा का काम करता है, और समाज सेवा सभी जातियों को साथ में लेके किया जाता है। आपने कुछ प्रश्न उठाए कि जातिगत जनगणना में कुछ घोटाले हुए हैं, कुछ आंकड़े आपने रखे। बिल्कुल, उसकी यदि ऐसे ऐसे कुछ आंकड़े सामने आते हैं तो गायघाट सामाजिक मंच निष्पक्षता से चाहता है कि इस मुद्दे पे जांच हो। जहां तक जातिगत राजनीति की बात कर रहे हैं या जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 21वीं सदी में जो विकास की सदी है, भारत विश्व गुरु बनने की राह पे है। इस सदी में हम टेक्नोलॉजी की तुलना करें, औद्योगिकरण की बात करें, इसमें विकास की बात करें, इसमें यदि हम जाति की बात करते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं समस्या है। और ये कौन से लोग हैं जो जाति की बात करते हैं? वही लोग हैं जिनको बिहार ने 1889 से लेकर 2023 तक सत्ता में रखा है, यानी कि वही दो लोग हैं। और ये लोग अपने मन से ना उसकी उतनी भागीदारी। तो मुझे बताइए, आज जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके समाज की जो संख्या है, जो आंकड़ा बिहार सरकार ने जारी किया है, 3% से भी कम है, और वो व्यक्ति 20 साल से मुख्यमंत्री है। तो जो व्यक्ति यह कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो भैया 3% से कम संख्या वाले लोग, जिसकी जनसंख्या कम है, वो 20 साल से सत्तासीन है। मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं, जो 10वीं फेल उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 1989 से लेके उन्होंने बिहार का जो के संसाधनों का जो बंदरबांट किया। तो मुझे लगता है, आप मुझे बताइए ना कि अल्पसंख्यकों का अधिकार कहाँ है उसमें? 17% आबादी है उसकी। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है बिहार के, जिस समुदाय से आते हैं, 15% आबादी है मात्र उसकी, 14%। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कि वहाँ पे बोले 500 करोड़ खर्चे हो गए, जात सूचक की जो लिस्ट निकालने में 500 करोड़ खर्चे हो गए, क्या घर घर जाके वहाँ पे जाति सूचक ऐसा कुछ हुआ कि नहीं? लोगों के घर जाके जानकारी ली कि नहीं ली? और 500 करोड़ गए कहाँ फिर, अगर गए नहीं तो? देखिए, ऐसा है कि जो आंकड़े इस बार, हाँ बिल्कुल, जो आरोप लग रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई है, तभी आरोप लग रहे हैं और मीडिया के लोग इसको बात को उठा रहे हैं। बिहार सरकार ने जो जातिगत जनगणना के ऊपर जितनी खर्चा की है, जनगणना कराने के ऊपर, तो उसमें कुछ लोग बोल रहे हैं, और मुख्य रूप से वहीं के जो सामाजिक संगठन है वो भी आरोप लगा रहे हैं कि भैया जो जातिगत जनगणना हुआ है उसका डेटा तथ्यात्मक रूप से गलत है। अब कुछ ऐसे समाज हैं जिस समाज की जनसंख्या 10 साल पे या 20 साल पे बढ़नी चाहिए, आश्चर्यजनक रूप से वो जनसंख्या कम हो गई है। तो जो डाटा निकल के सामने आए, जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं, उस पर भरोसा करना थोड़ा सा संदेहास्पद लगता है, और इससे भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है थोड़ी सी। तो इसके लिए जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती इन मामलों को, तब तक कुछ कहना जो है उचित नहीं होगा। कोई भी सरकार हो, वो किसी भी राज्य के हो, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जाति सूचक के नाम पे लोगों को बांटते हैं, इससे क्या मेरा देश आगे जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 21वीं सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी की बात होनी चाहिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात होनी चाहिए, सूचना एवं संचार की बात होनी चाहिए, औद्योगिकरण की बात होनी चाहिए, नौकरी रोजगार की बात होनी चाहिए, IT सेक्टर में भारत को नंबर 1 कैसे बनाना है उसकी बात होनी चाहिए, हमें उत्पादन और उत्पादकता को कैसे बढ़ाना है, गुणवत्ता को कैसे सुधार करना है, भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में कैसे डेवलप करना है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। हम लोगों के जीवन में क्या
बेहतरी ला सकते हैं, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। ना कि बात होनी चाहिए कि भैया इस समुदाय के इतने लोग हैं, इस समुदाय के इतने लोग हैं, और जो लोग ये लोग कर रहे हैं बिहार में, तभी तो बिहार इतना पीछे जा रहा है। इसके पीछे का वजह यही है। एक इन लोगों ने बिहार को बिल्कुल एक लेबर क्लास वो बना के रखा हुआ है, स्टेट बना के रखा हुआ है। वहाँ के लोग पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, प्रवास जाते हैं, पढ़ाई के बाद दवाई के लिए बाहर जाते हैं, फिर नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं। मतलब अपने देश में ही ये लोग प्रवासी बन के जो घूमते हैं, इसका एकमात्र वजह यही 2 परिवार के लोग हैं, लालू और नीतीश परिवार के लोग। इसके अलावा मुझे लगता है योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कितना विकसित हो रहा है। हम लोग जिस वन में हैं, वेद वन के नाम से देखिए कितनी भारी तादाद में लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो एक सोच होता है, ये टूरिज्म को इकट्ठा करने का, टूरिज्म के माध्यम से लोग एकत्रित हो रहे हैं। तो लोगों को अब ऐसे यूनिक चीज़ आप लेके आइएगा तो लोग खुद ब खुद इकट्ठा होंगे ना, रोजगार सृजित होंगे, है ना। बिहार सरकार रोजगार देने के नाम पर लोगों को जातियों में बांट रही है और 500 करोड़ बताएगी खर्च कर दिए केवल लिस्ट निकालने में। इन सबके इससे क्या फायदा हो रहा है? अगर इतने में विकास देती लोगों को, कितना फर्क पड़ता फिर बिहार पे? यदि इससे विकास होता तो लोगों को रोजगार मिलता, तो जो वर्कर यहाँ पे हमारे साथी सहयोगी 1000 किलोमीटर दूर यहाँ पे नोएडा में या गुजरात में कहीं जाके काम करते, वो अपने माँ बाप के पास रह के ही उतना ही काम करते। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की नीति और नियति ठीक नहीं है, और जिस सरकार की नीति और नियति ठीक ना हो, वो सरकार जनता का शोषण करती है, इसके अलावा और कुछ नहीं करती। तो एक बेहतर नीति और नियति की आवश्यकता, एक बेहतर पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता, जो सरकार में आए और बिहार को एक विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा करे। तो मुझे लगता है अभी जो सरकार एसपी यादव जो 9वीं पास है, अब इस बात को समझिए कि जो व्यक्ति खुद 9वीं 10वीं पास हो, 12वीं भी ना किया हो, वो व्यक्ति सत्ता के शिखर पे विराजमान है। एक आईएएस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर और एक आईआरएस ऑफिसर उसके पास अपना डॉक्यूमेंट लेके साइन कराने के लिए जाता है। वो व्यक्ति क्या नीति निर्माण करेगा जिससे बिहार के लोगों का भला होगा या फिर लोगों का भला होगा? जिस व्यक्ति को मालूम ही नहीं कि नीति निर्माण कैसे किया जाता है और नीति निर्माण करने के लिए किन किन आवश्यक वस्तुओं का निर्धारण किया जाए जिससे हमारी जनता का विकास हो और रोजगार का सृजन हो, वो व्यक्ति सरकार के सत्ता पे बैठ के अपनी मर्जी से जो मर्जी होगा करेगा। उनके बाप ने भी वही किया, चरवाहा विद्यालय को खुलवाया था, उसकी माँ ने भी वही किया और वो व्यक्ति भी वही कर रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की जरूरत है, जो बिहार के लोगों के लिए सोचे, विकास करे। और मुझे लगता है कि ऐसा फिलहाल इन दोनों के रहते हुए तो पॉसिबल नहीं है। अब एक बात बताइए, अब ये लोग बोलते हैं जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। मैंने आपको बताया ना, 17% जिसकी आबादी है उसको आपने सरकार में जगह नहीं दिया। 3% से कम की जिसकी जनसंख्या है, 3% से कम, वो 20 साल से सत्ता पे बैठा हुआ है, उसने जगह ही नहीं खाली की। उसने औद्योगिक क्रांति के युग में बिहार को पीछे धकेला, उसने हरित क्रांति नहीं लाई, उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हो रहा था, जब सर्विस के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा था, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा था, नोएडा जब बस रहा था मायावती के नेतृत्व में, और औद्योगिकरण और जब जगहों पे हो रहा था, तब तो उन्होंने कुछ नहीं किया। और आज उनको जब मालूम है कि भैया बिहार की जनता हमको उठा के फेंकने वाली है, तब वो जात पात की राजनीति पे लेके आए कि भैया जी हम तो यादव है, हम तो राजपूत है जी, हम तो ब्राह्मण है। क्या मुख्य कारण यही है कि जो लोग जातियों में बट रहे हैं और सही नेता नहीं चुन रहे, इसी वजह से उनको बिहार से दर दर भटकना पड़ रहा है रोजगार के लिए? बिल्कुल, लोगों में जन जागरूकता की कमी है। जाति के नाम पे लोग एकत्रित हो जाते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए ना, अब ये लोग नारा तो लगाते हैं, मुझे बताइए कि यादव में रामकृपाल यादव बिहार का मुख्यमंत्री क्यों नहीं होगा, या फिर पप्पू यादव क्यों नहीं होगा, तेजस्वी यादव ही क्यों होंगे? यादव, मान लीजिए लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रही है, अब उनका बेटा मुख्यमंत्री बने, एक ही परिवार से 3 व्यक्ति क्यों? मीसा भारती उनकी बेटी है, लोकसभा सांसद रह चुकी है, राज्यसभा की सांसद है। उसके बाद उनका बेटा जो तेज प्रताप यादव है, वन विभाग मंत्री। एक ही परिवार से सारे व्यक्ति क्यों? या तो आप योग्य हो तो उस पद पे रहें और जनता का विकास करें और एक सर्वांगीण विकास के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें देश में। लेकिन आप तो योग्य है ही नहीं। परिवारवाद की चरम सीमा की पराकाष्ठा को आप पूरा कर रहे हैं, परिपूर्ण कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को हटाने में ही बिहार के लोगों का भला है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, जनता से भी निवेदन करना चाहूंगा कि क्या आपकी बदलेगी बिहार की सरकार? कोई नया चेहरा आएगा? आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए? और ये तमाम घोटाले हो रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि जनता खुद अपना विकल्प देखेगी, और मुझे लगता है कि विकल्प के रूप में अभी वहाँ पे 2 पार्टी का, जैसे मैंने आपको बताया, 1989 से लेके अभी तक 2 ही पार्टी मुख्य रूप से सरकार में रही है, राजद और जदयू, जो ड्राइविंग सीट पे रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चाहे वो चिराग पासवान के नेतृत्व में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो, एक बार सरकार आना जरूरी है, ताकि जो विकास की गति है जो वहाँ पे रुक गई है उसको एक झटका दिया जा